हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से। फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं। आज हमारे सामने ये 4-5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ज़ॉम्बी डीएनए। हाँ जी, ज़ॉम्बी डीएनए क्या होता है, ईआरवी से रिलेटेड है, कुछ क्या होता है वो सब कुछ हम लोग समझेंगे, डू नॉट वरी। बट ये ज़ॉम्बी डीएनए ही है जो कि साइंटिस्ट लोग का मानना है कि ये हमारे इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। समझेंगे क्या होता है ये। FN Cas9 का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, क्रिस्पर Cas9 के साथ में आप लोगों ने सुना होगा। बट देखते हैं ये नया इंडियन साइंटिस्ट द्वारा सर्च किया हुआ FN Cas9 क्या है जिसपे की पेटेंट लेने की बात हो रही है। मशीन अनलर्निंग, तो अभी तक आप लोगों ने मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में सुना होगा, LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में सुना होगा। ये मशीन अनलर्निंग क्या है समझेंगे, एक एडिटोरियल का बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, इसको समझेंगे। और इसी के साथ एक और AI बेस्ड ही आर्टिकल है, उन दोनों को क्लब करके समझेंगे। इनफैक्ट यहां पर चौथा आर्टिकल हमारा छोटा सा है, एरियल के नाम पे है। एरियल मून है यूरेनस का, तो हम लोग एक बार इनको भी समझेंगे कि यहां पर क्या अदर वाटरी मून आ गया क्या टाइटन के बाद, अब यहां पर भी कुछ है क्या। और कॉलर आईडी स्पूफिंग, हम सबके पास आए दिन पता नहीं किस देश से, कभी पाकिस्तान से, कभी नेपाल से, कभी यूएस से फोन कॉल्स आते रहते हैं। आईडी स्पूफिंग, इसको बोलते हैं हम लोग फोन कॉल स्पूफिंग। तो ये क्या चीज है, कॉलर आईडी स्पूफिंग क्या है, गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स क्यों नहीं ले रही है, इन सभी चीजों पर हम एक बार चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला आर्टिकल ना, उससे पहले तो अपना क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो, ये Cas9 प्रोटीन के बारे में ही है, बताओ जरा। ये एक्चुअल में 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं ABCD। ये तो बच्चों सा सवाल है, फटाफट से बता दो इसका क्या आंसर है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। और एक क्वेश्चन आपके लिए और भी है, ये 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओहो, आंसर बता दिया क्या मैंने? नहीं, वो तो मैं कंफ्यूज करता रहता हूं आप लोग को। बट हाँ, जो भी है इसका आंसर आप लोग फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता दो। चलते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ। द हिंदू साइंस सेक्शन का ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ज़ॉम्बीज इन आवर जीन्स हेल्प्ड अस इवॉल्व एंड कुड हेल्प फाइट कैंसर। ये ज़ॉम्बी डीएनए जो है ना, यही हमारे इवोल्यूशन के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है और यही कैंसर के खिलाफ लड़ते भी हैं। क्या मतलब है कहने का, समझते हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं बढ़ूं उससे पहले ना आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले आप ये प्यारा सा सुंदर सा आप देख रहे हो, क्या है ये वैसे तो देखो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो ये क्या है? एक प्रकार का वायरस, जैसे कोरोना वायरस होता है वैसे ये भी एक वायरस है। ठीक है, इसकी शक्ल अच्छी है, बस इतना समझ सकते हो, लेकिन है बहुत ही खतरनाक सा। तो हम लोग देखते हैं कि देखो किसी भी वायरस के अंदर, अच्छा आपको मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यार वायरस क्या है, नहीं समझ में आता है, आप बोलो वायरस एक प्रकार का जिंदा लाश है। आप बोले जिंदा भी है और लाश भी है, ये कैसे हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड नहीं कर रहा है ना, जैसे आप लोगों ने सेलुलर स्ट्रक्चर देखा होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि यार एक सेल होता है, उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेलाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसके अंदर डीएनए होता है जो कि सारे इंफॉर्मेशन को रखता है, फलाना ढिमकाना, ऐसे पता नहीं कितने सारे ऑर्गेनेलाज, और उनके अलग अलग फंक्शन सिमिलर टू आवर बॉडी, जैसे हमारे हाथ पैर, आंख कान नाक मुंह, हार्ट पेट, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह है, सब कुछ है ना। तो ये सबके अलग अलग फंक्शन, वैसे सेल के अंदर फंक्शन। लेकिन हम लोग बोलते हैं वायरस के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेलाज नहीं होते हैं, इसके पास सिर्फ इसका एक ऊपरी कवच जिसको कि हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है, और इसके अंदर होते हैं कुछ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल बस यही दो चीज होते हैं, या तो प्रोटीन का कवच, या नहीं मतलब प्रोटीन का कवच और उसके अंदर होता है कुछ जेनेटिक मटेरियल, दैट्स इट। उसके पास ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही कोई दूसरे ऑर्गेनेलाज हैं जिसके थ्रू वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग सेल जैसा काम कर ले। इसीलिए अगर ये वायरस कहीं इधर उधर कहीं जमीन पर फेंका पड़ा गिरा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये मर गया है। लेकिन जैसे ही वो वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, वो क्या करेगा? आपके खुद के बॉडी के अंदर वाले सेलुलर फंक्शंस को हाईजैक कर लेता है और बोलता है कि बेटा तुरंत के तुरंत मेरी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो, मैं तो एक आया था, जाऊंगा यहां से मिलियंस की तादाद में। वायरस जो होते हैं वो ऐसे ही स्प्रेड करते हैं, और इनफैक्ट जितने भी हम लोग कैंसरस सेल्स देखते हैं वहां पर भी वायरस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
हम लोगों को ट्यूमर जो दिखता है वो कैंसरस ट्यूमर देखते हैं, वो ट्यूमर दिन पर दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायरस जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करते जा रहा है बार बार। तो इन सब तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये भाई साहब अपना वायरस का देन है, और वायरस जिंदा लाश क्यों है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा आर्टिकल की तरफ रुक करते हैं और समझते हैं कि देखो, जो ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की हम लोग बात कर रहे थे, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो रेट्रोवायरस होगा या फिर एडिनोवायरस होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, कभी कभी इन जेनेटिक मटेरियल्स को हम लोग समझते हैं कि यार कभी कभी ना ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और मोस्टली चूंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को बोलते हैं, मोस्टली मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि भाई साहब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। हम लोग को उतने डिटेल में पढ़ना नहीं होता है, बस इतना समझ लो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मोस्टली जो हमारे आरएनएज होते हैं वो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो हम लोग उसको नाम बोलते हैं रेट्रोवायरस। और अगर ये इनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए के फॉर्मेट में है या फिर डबल स्ट्रैंडेड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिनोवायरस। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने आप लोग के सामने कई बार सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जिक्र किया है। ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये बोलता है कि जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ये जो डीएनए है ना, ये ही डीएनए सारे के सारे इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है। अब ये सेल कुछ भी प्रकार के फंक्शन करेगा तो इट विल बिहेव लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे खोपड़िया में यहां दिमाग है, सारा कमांड कौन देता है? हमारी खोपड़िया के अंदर ब्रेन देता है ना? तो वैसे ही समझ लो, ये जो डीएनए है ये भी सारे के सारे कमांड्स यही देता है, और सारी इंफॉर्मेशन भी इसी के पास में है। तो एक किताब समझ लो, एक डायरी समझ लो, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो क्या है? आपका डीएनए है। तो उस डीएनए के अंदर अगर हमें कभी भी उसको कोई भी प्रोटीन में कन्वर्जन चाहिए, या फिर हमें जो भी उस डीएनए के अंदर कुछ भी कोड लिखा हुआ है, उस कोड के अंदर एक रेसिपी लिखी है कि भाई साहब ये वाला प्रोटीन ऐसे 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 बनता है, हम कहा ठीक है यार ऐसे ऐसे बनता है, तो क्या करें? तो बोले कि बनाओ। तो बोले कि ये कोड मेरे को दो। कोड मेरे को दो मतलब क्या है? कोड कौन देगा? अगर मान लो कि डीएनए ने एक बार अपना कोड किसी को दे दिया कि ये लो मेरा कोड और बना लो ये प्रोटीन, दोबारा अगर उसी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो ये तो पहले ही अपना कोड दे चुका है, अब इसके पास तो वो कोड ही नहीं है, क्या करेगा? इसीलिए डीएनए अपने आप को कॉपी करवा देता है। कॉपी किस फॉर्म में? आरएनए के फॉर्म में। ये आरएनए के फॉर्म में जो कॉपी होता है ना, इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए में कॉपी होने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन जब ये आरएनए होता है, बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए होता है, जिसको हम लोग स्मॉल में एमआरएनए बुलाते हैं। ये कॉपीड डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये अपने न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और कूदते उछलते पहुंच जाता है अपने सगे संबंधी राइबोसोम के पास। राइबोसोम भाई साहब क्या करते हैं? राइबोसोम इसी मैसेंजर आरएनए को पकड़ते हैं, आओ पर्ची लेके आए हो, ये प्रोटीन बनवाना है तुमको, लाओ इधर लाओ, ये अच्छा ये वाला प्रोटीन है, ठीक है देख लिया मैंने। और फिर उसके हिसाब से उन्होंने एक और ट्रांसफर आरएनए का भी रोल आता है थोड़ा मोड़ा, और बस इतना समझो कि वो फिर राइबोसोम प्रोटीन बना देता है। मतलब जो फ्लो है वो पहले डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होगा, और आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यही कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो भी आप बोल लो, ये एक सिंगल डायरेक्शन है। ये डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन ही होगा, या फिर आरएनए डायरेक्टली टू प्रोटीन होगा, लेकिन छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। इसी चीज को, छोटा सा प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही थी, इसी चीज में एक जगह हम लोग को ये दिखता है कि मान के चलो, अब मानो कि ये जो आरएनए है ये एक सेल के अंदर प्रवेश करता है ना? ये आरएनए कौन सा? वायरस का आरएनए। अब वायरस का आरएनए अगर हमारे सेल के अंदर प्रवेश करता है, मान लो ये हमारा वायरस हो गया है ना, ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस है मतलब कि इसके पास जैसे ही ये इसका खोपड़ी इसके अंदर घुसा, तो इसके अंदर कस्पिड कैप्सिड जो हम लोग पढ़ रहे थे, कैप्सिड टूट जाएगा, और इसके अंदर का जो आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो बाहर निकलकर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया? वायरल आरएनए। इसको बोलते हैं प्रोसेस को अनकोटिंग होना। अनकोटिंग मतलब क्या? कि उसका बाहरी शेल टूट जाता है और आरएनए इस सेल के अंदर में क्या होता है? एक्सपोज हो जाता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई भी एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर सारे फंक्शंस मौजूद हैं, और इस पे किसी बाहरी वायरस ने अटैक किया है, ठीक है? रेट्रोवायरस ने अटैक किया है। अभी जो रेट्रोवायरस है ये देखो, अब इसमें कुछ चीजों को समझो आप। अभी तक हम लोग ये बोलते थे कि देखो डीएनए जो है वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कई बार
अब कभी भी इंफॉर्मेशन जिसको भी देना होता है वो तो डीएनए ही देगा, और वो कहां पर प्रेजेंट है, हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है हमारा डीएनए, है ना। तो अब क्या होता है, जो आरएनए आया है उसको इस जगह पर कोई भी कमांड देने से पहले अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब वायरल आरएनए आपके डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है ना। ट्रांसक्रिप्शन में अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आरएनए अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करता है तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, अब जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसमें ना 2-3 प्रोसेस जो कि इसी आर्टिकल में मेंशन है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कि ये जो यहां पर ना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो ये भाई साहब निकल कर आए ना आरएनए, इन आरएनए के साथ ही एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसका नाम इसी प्रोसेस के नाम पर रख दिया गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि इसको डीएनए में कन्वर्ट होने में मदद करता है। यहीं पर जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक सेक्शन ऑफ डीएनए में कन्वर्ट होता रहता है, ये कन्वर्जन के बाद एक और एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेस। इंटीग्रेस क्या होता है, इंटीग्रेस इसको इंटीग्रेट कर देता है आपके मेन फंक्शनल डीएनए में। तो हमारा जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है, हमारा डीएनए जो है वो चेंज हो जाता है, उस पर्टिकुलर सेल का डीएनए जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब जो रेट्रोवायरस आया था उसने अपना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके हमारे एक्चुअल जीनोम में उसको फिट कर दिया है। ये देखो यहां पर जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा आरएनए वाला, ये वायरस वाला डीएनए हो गया है ना। और ये जो आपका डीएनए मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अब वायरस का आया तो आरएनए था लेकिन अब डीएनए बन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोवायरस या फिर प्रोवायरल डीएनए। प्रोवायरल डीएनए अब इसके अंदर इंटीग्रेस की मदद से इंटीग्रेट हो जाता है और अब ये कमांड देना शुरू करता है कि ओ भाई मेरे कॉपी निकालो फटाफट, तुरंत के तुरंत। अब देखो क्या है, इसकी कॉपी निकालना कितना आसान है। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए अपने आप में सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज समथिंग सिमिलर टू वायरल आरएनए, है कि नहीं। और इस वायरल आरएनए को या फिर ये मैसेंजर आरएनए को अगर हम लोग राइबोसोम के पास भेजें और बोले कि भाई साहब प्रोटीन बनाना है, कौन सा प्रोटीन, अरे जिस प्रोटीन का ये कवच बना के बैठा था कैप्सिड, वो बोले कि कैप्सिड बनाओ, तो कैप्सिड राइबोसोम बना देगा और ये मैसेंजर आरएनए पर मैसेंजर आरएनए कॉपी होता हुआ जाएगा। तो अपने आप में ये वापस से इंटीग्रेट होके ये क्या करेगा, नया वायरस बन जाएगा, नया वायरस। और ऐसे ही पता नहीं कितने कॉपीज धड़ाधड़ बनते जाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इस आर्टिकल में कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इस आर्टिकल में ये बोल रहा है, अब ये आप बोल रहे हो सर इतना कहानी सुना दिया, ज़ॉम्बी वॉम्बी कहां, ये तो बताओ। देखो ये जो जीन है ना, ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि बाहर किसी वायरस की मदद से हमारे शरीर के अंदर अब हमारे शरीर के डीएनए या फिर हमारे जीनोम का हिस्सा बन चुका है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ज़ॉम्बी रीजन। होस्ट जीनोम मतलब कि हमारे जीनोम में जो वायरस वाला डीएनए सेगमेंट आ गया है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ॉम्बी रीजन, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं ईआरवीज, एंडोजिनस रेट्रोवायरस। एंडोजिनस रेट्रोवायरस ईआरवीज भी बोलते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट को। अब साइंटिस्ट लोग का यह मानना है कि हमारे शरीर के अंदर में ऐसे बहुत सारे ईआरवीज हैं जो कि इवोल्यूशन की मदद से इन हजारों लाखों मिलियन सालों में हमारे अंदर आ चुके हैं। वैसे तो देखो ये जो ईआरवीज होते हैं, ये ईआरवीज कैन नॉट रेप्लिकेट एंड रिप्रोड्यूस, है ना। ये रेप्लिकेट नहीं हो सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी फंक्शनल प्रोटीन को। जैसे यहां पर तो आपने देखा कि ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट आया तो धड़ाधड़ कमांड दिए जा रहा था, ये फंक्शनल पार्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा है, ये फंक्शनल पार्ट वाले की बात नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जब इंटीग्रेट होने वाला होता है, उसी इंटीग्रेशन के टाइम ही कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, सही तरीके से इंटीग्रेज एंजाइम इनको इंटीग्रेट नहीं करता है और ये नॉन फंक्शनल तरीके से ऐड हो जाते हैं, जो कि भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। मतलब कि ये रेप्लिकेट नहीं हो सकते, ये कुछ और प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये नॉन फंक्शनल पार्ट जैसा है और इसी को हम लोग बोलते हैं ज़ॉम्बी रीजन, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभी इन रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस को हमारे शरीर पिक करते हैं और उससे कई सारी चीजें डेराइव कर लेते हैं।
है ना। और ये एक बार में नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि ये जो हमारा ईआरवी है, ये हमारे किसी भी जेनेटिक सीक्वेंस या फिर ये हमारे किसी भी जर्म लाइन वाले सेल में आ जाए, है ना। मान लो हमारे स्पर्म्स वाले सेल में घुस जाए, हमारे एग वाले सेल में घुस जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे ऑफस्प्रिंग तक भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है, 10,000 या 1000 बार में कभी एक बार ऐसा होगा। लेकिन चूंकि ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये खुद ही लाखों मिलियन सालों का है, तो उसके वजह से अब साइंटिस्ट का ये कहना होता है कि हमारे इस पूरे ह्यूमन जीनोम में जो हमारा 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का ह्यूमन जीनोम है, ये 2 मीटर लंबा ह्यूमन जीनोम, अब इसमें लगभग 8% के ऐसे ऐसे हिस्से बीच बीच में मिलेंगे। टोटल मिला के 8% होंगे जो कि ईआरवीज से डिराइव हुए हैं, जो कि वायरस की वजह से यहां पर आए हैं। बात समझ में आई क्या हुआ? रेट्रोवायरस से हमारा डीएनए के अंदर में जीनोम ऐड होता था, इसका डीएनए ऐड होता था। इसका डीएनए जब भी ऐड होता है हमारे जीनोम में, तो कभी कभी तो वो फंक्शनल होता है, तो वो तो अपना बराबर प्रोटीन वगैरह बनाता है जल्दी जल्दी से। लेकिन कभी कभी जब इंटीग्रेस एंजाइम सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं करा पाता है, उस केस में हम लोग इस जॉम्बी रीजन को देखते हैं। आई होप अब ये क्लियर होगा, है ना। ईआरबीज इसी को बोलते हैं। ये कभी भी कोई प्रोटीन नहीं बना सकते और ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। अब हमारा इवोल्यूशन जो है ना, वो कभी कभी इन्हीं सब चीजों से आता है। तो आप बोलोगे कि सर अच्छा, इवोल्यूशन में अगर इतनी ही दम है, तो आप जरा एग्जांपल देके बताओ जरा, कहां कहां पर हम लोग को ये ईआरवीज देखने को मिलता है। तो कुछ एग्जांपल्स अगर ईआरवीज के देखें इस आर्टिकल में, तो सबसे पहला है सिंसाइटिन्स या फिर सिंकाइटिन्स, जो भी बोल सकते हो आप। सिंकाइटिन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये प्लासेंटा को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लासेंटा को क्रिएट करने में जब ये हेल्प करते हैं, तो प्लासेंटा आप सब लोग को पता ही होगा यार। प्लासेंटा देखो एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में, जो कि बेबी ग्रोथ को नर्चर करता है, इंपावर करता है, उसके ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। तो अब एक बात ये सोचो कि इसके पहले हम लोग को नहीं पूरा इवोल्यूशन ट्रेस होते हुए दिखता है कि ये जो प्लासेंटा बनाने का पूरा फॉर्मूला है, समझ लो हमारे सेल्स के अंदर में, वो साइंटिस्ट लोग का मानना है कि ये ईआरवी के थ्रू ही आया है। मतलब ऐसे ही किसी ईआरवी नॉन फंक्शनल टाइप के जीनोम से ही, या फिर वायरल रेट्रोवायरल के जीन का ही मिश्रण है हमारे खुद के जीनोम में। मिलियंस ऑफ सालों में हम इवॉल्व होके इसको इस फंक्शंस तक पहुंचा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पहले पूर्वज हुआ करते थे वो एग लेइंग एनिमल्स हुआ करते होंगे, जो कि बाद में मैमल्स बन गए। मैमल्स मतलब कि जो कि अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, दे कैन गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड। अब इसके लिए प्लासेंटा की जरूरत पड़ती है, और प्लासेंटा कहां से आया? ईआरवी से आया। ये बात क्लियर है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, अर्ली ऑनसेट ऑफ प्री इक्लैम्सिया। ये प्री इक्लैम्सिया जो है, ये एक ऐसा स्टेज है, जब भी आप यूं समझो कि जब प्रेगनेंसी का पीरियड आता है, तो उस टाइम पर एक ऐसा फेज आता है जहां पर ब्लड प्रेशर अचानक से शूट अप होता है। उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्री इक्लैम्सिया। ठीक है, ये प्री इक्लैम्सिया जो है, इसके लिए भी एक डिसरेगुलेटेड आरएनए रिस्पॉन्सिबल है, जो थोड़ा सा अपना रेगुलेशन खो देता है, वैसा सेगमेंट ऑफ आरएनए। और हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो आरएनए है ना, ये भी ईआरवी से ही आया हुआ है। ईआरवी से ही आया हुआ है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ईआरवी। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ईआरवी है ना, ये एक प्रकार के बायोमार्कर जैसा भी काम कर सकता है, कि जब भी ये बीपी शूट होता है हमारा, तो भी एक अंदाजा लगता है कि शायद प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये बायोमार्कर जैसा भी काम करता है। तीसरे नंबर पर हम लोग बोलते हैं MERVL, गैग या URI। ये कुछ प्रोटीन के नाम है, इनको नाम में नहीं याद करना है हमें, बस हमें याद करना है या फिर हमें समझना है कि ये ईआरवी कहां कहां तक बसे हुए हैं। तो ये कुछ प्रोटीन है। ये प्रोटीन एक्चुअल में इम्ब्रियो ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं। इम्ब्रियो ट्रांजिशन कैसा है? आप सबको पता है कि जब हमारा इम्ब्रियो डेवलप होता है तो जाइगोट के फॉर्म में होता है, और ये एक सिंगल सेल होता है ना। यही कुछ दिनों के एक सिंगल सेल, ये जो एक सिंगल सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट। अगर आप मेरे क्लासेस रेगुलर बेसिस पर सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि टोटीपोटेंट क्या होता है। ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स एक ऐसे स्टेम सेल होते हैं जो कि किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप सोचो कि यही एक सेल आप जैसा जिंदा जीता जागता इंसान, मेरे जैसा जिंदा जीता जागता इंसान बना देता है। तो हमारी आंखों का सेल अलग है, हमारे मुंह के अंदर वाला सेल अलग है,
हमारे बालों का सेल अलग है, हमारे नाखून का सेल अलग है, हमारी स्किन का सेल अलग है, हार्ट का सेल अलग है, इंटेस्टाइन का सेल अलग है। तो ये इतने बोन का सेल अलग है, न्यूरॉन्स वाले सेल्स अलग है। कैसे बने इतने सारे सेल्स, है ना? तो ये जो मिलियंस टाइप ऑफ सेल हैं हमारे अंदर, ये कैसे डेवलप हुए? ये टोटीपोटेंट सेल से डेवलप हुए। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है कि ये कई सारे प्रकार के, हर प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट फेज आता है। क्या आता है भाई? एक आता है ब्लास्टोसिस्ट फेज, और इसके अंदर में ये जो सेल्स है ना, ये काफी हद तक डिवाइड होके कई सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कई सारे सेल्स में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये अब टोटीपोटेंट नहीं है, ये प्लूरीपोटेंट है। मतलब कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो तो किसी भी प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता था। प्लूरीपोटेंट में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जैसे कि प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, जो प्लासेंटा के अंदर फ्लूइड, जिस फ्लूइड में हम बच्चे पैदा होते टाइम पर रहते हैं ना, मां की कोख में, वो फ्लूइड, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे कि मां के अंदर के जो भी आहार, न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी होते हैं वो बच्चे तक पहुंचता है, और बच्चे एक्सक्रीटा के फॉर्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो भी इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आता है। तो टोटीपोटेंट के पास तो पावर है कि वो प्लासेंटा भी बना सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी में कन्वर्ट हो सकता है उसके वाले सेल में, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड वाले सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। प्लूरीपोटेंट सेल ऐसे सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बाकी सारे शरीर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनका कहना है कि ये जो टोटीपोटेंट से प्लूरीपोटेंसी में कन्वर्जन देखने को मिलता है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं, इस ट्रांजिशन के पीछे भी कुछ प्रोटीन का हाथ होता है, और वो प्रोटीन भी ईआरवी से ही डिराइव हुए हैं। समझ रहे हो ये बात को? ये ईआरवी शुरुआती दौर पे नॉन फंक्शनल थे, लेकिन धीरे धीरे मिलियंस ऑफ सालों के इवोल्यूशन के बाद अब इनके फंक्शंस हम डिराइव करते देख रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर एक LTR10 डीएनए सेगमेंट है। हमारे डीएनए सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर सेगमेंट है छोटा सा, उसका नाम है ये LTR10 डीएनए सेगमेंट। इस LTR10 डीएनए सेगमेंट ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत बार हमारे शरीर के ट्यूमर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्यूमर का फॉर्मेशन जब भी हमारे सेल में होता है तो वो, और पर्टिकुलर कौन से ट्यूमर? ये कोलोरेक्टल कैंसर है। कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है वो बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन वाला कैंसर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाले कैंसर को हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। ये बेसिकली बोला जा रहा है कि ये जो LR10 डीएनए सेगमेंट है, ये डीएनए सेगमेंट हमारे जीनोम में कम से कम 30 मिलियन साल पहले प्लेस हो चुका था। ठीक है, तब से लेके आज तक ये इवॉल्व होता गया, और अब जाके हम लोग को ये देखने को मिला है। और इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे जीनोमिक चेंजेस हो सकते हैं। कई बार यही कैंसर सेल्स को ऑन कर सकता है, मतलब कि जब भी ये कैंसर सेल्स को ऑन करेगा तो हमारा कैंसर सेल डेवलप होने लगेगा। कभी कभी ये कैंसर सेल्स को ऑफ भी कर सकता है। तो ऑन ऑफ। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब, ये जो ईआरवीज हैं, इनके बारे में अगर और रिसर्च हुआ तो हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट तक भी पहुंच सकते हैं। तो हम अगर कुछ फेवरेबल एप्लीकेशंस की बात करें ना, इन ज़ॉम्बी डीएनएस की, या फिर हम ईआरवीज कुछ भी बोल सकते हैं इनको, तो ये हमारे लिए ज़ॉम्बी डीएनए या ईआरवी हमारे रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकते हैं। पर्सनल मेडिसिन बनाने के लिए काम आ सकते हैं, एट द सेम टाइम कैंसर थेरेपीज के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे। तो ये कुछ इसके बेसिक एप्लीकेशन थे, यही आपके इस पूरे आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। अब अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल हो गया, बट ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना एक ये छोटा आर्टिकल है वैसे तो, देखो इसमें बेसिकली CRISPR-Cas9 का जिक्र किया गया, और बोला गया कि देखो इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि जब भी हम लोग CRISPR-Cas9, आप सोचो कि CRISPR-Cas9 को हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग बोलते हैं कि देखो बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा फंक्शन है, सेल्फ फंक्शन, नेचुरल फंक्शन है उनके अंदर, जिससे कि अगर उस बैक्टीरिया के ऊपर कभी बैक्टीरियोफेज टाइप का वायरस अगर आक्रमण करता है तो उससे निपटारा कैसे करें बोलो। उनके अंदर का सेल्फ इम्यून सिस्टम है, या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है, जिससे कि वो इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं CRISPR-Cas9। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग Cas9 भी ऑब्वियस सी बात है, और CRISPR भी, दोनों चीजों को, या फिर Cas9 जो बेसिकली Cas9 हमारा है, ये क्या है हमारे लिए? एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है।
है ना, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। और क्रिस्पर क्या है, वो है क्लस्टर्ड रिपीटेडली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर। ये जो क्रिस्पर है ये बेसिकली समझ लो एक हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आता है, इसको अभी के लिए भूल जाओ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है कि Cas9 के साथ जुड़ा होता है एक गाइड आरएनए। गाइड आरएनए बेसिकली वो ही उस वायरस के डीएनए पे जाके कनेक्ट करता है और उस वायरस के बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े में उसके डीएनए को काट डालता है। इसके वजह से बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस प्रवेश करता है वो कभी भी अपना डीएनए उसके न्यूक्लियस में इंसर्ट करके ऑर्डर दे ही नहीं पाता है, क्योंकि वो पहले ही तोड़ ताड़ देता है उसको। तो ये जो क्रिस्पर Cas9 का फंडा लगा हमने इसको देखा और हमें लगा कि यार ये क्रिस्पर Cas9 जो है ना, इसको तो हम लोग अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें करना क्या है, जिस हिसाब से वो उधर जाके बैक्टीरिया वाला डीएनए काट देता था और उसको बताता कौन था, गाइड आरएनए। तो हम क्या करेंगे, गाइड आरएनए अपने लैब में बना देंगे। हम अपने जीनोम सीक्वेंसिंग के किसी भी एक चेन पर मान लो उसको कट कराने की बात होती है, तो हम बोलेंगे कि जहां पर तुमको कट करना है वो गाइड आरएनए हम लैब में बना के तुमको दे देते हैं। तुमको हम बता दे रहे हैं कि यहां से कट करना है। तो Cas9 का तो नेचुरल टेंडेंसी है कट करने का, मॉलिक्यूलर सीजर जैसा काम करता है वो। तो इसीलिए हम लोगों ने क्रिस्पर Cas9 का इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से हम लोग अब तो बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया और ऐसे बहुत सारे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कास्गेवी, लिफजेनिया, ये सारे कुछ ऐसे फेमस मेथड्स हैं जो कि क्रिस्पर Cas9 के इस्तेमाल से, अब तो इन लोग को अप्रूवल भी मिल गया, एफडीए अप्रूवल भी मिल गया है यूएस के अंदर में, ये लोग सिकल सेल को ट्रीट कर सकते हैं, है ना। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट है लगभग $2 मिलियन एक पेशेंट के लिए, अगर आपको सिकल सेल ट्रीट कराना है अपना, है ना। अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्ट है, बट हाँ स्टिल यहां पर हम देखते हैं तो क्रिस्पर Cas9 का फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया। क्रिस्पर Cas9 का मतलब क्या है, जीन एडिटिंग, मतलब कि आप अपने डीएनए सीक्वेंस को कहां से कट करना चाहते हो वो काम कौन करेगा, क्रिस्पर Cas9। और इसको बताएगा कौन कि कहां से काटना कहां से, गाइड आरएनए। गाइड आरएनए कहां बना रहे हैं हम लोग, अपने लैब में बना रहे हैं। जैसे मान लो हमारा जो डीएनए होगा, ये मान लो डीएनए है हमारा, इस डीएनए का कुछ अपना सीक्वेंस होगा, है ना। यहां पर कुछ सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिल रहा होगा, हम लोग को पता चला कि नहीं यहां से एग्जैक्टली कट करना है, तो इसका जो भी सीक्वेंस होगा गाइड आरएनए में हम लोग बता देंगे कि उसको कि देखो यहां से इसको कट कर दो आप सिंपली, तो वो जाएगा यहां पे कट कर देगा, सिंपल सा बात है ना। तो क्रिस्पर Cas9 वैसे ही काम करता है गाइड आरएनए की जगह। अब जो आर्टिकल में बोलने जा रहा है, आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो ये जो Cas9 था इसमें कभी कभी हम लोग को थोड़े थोड़े इनएक्यूरेसीज दिखते थे, जहां पर एग्जैक्टली कट करना होता था उसके आगे पीछे एक दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को लेके फिर काटता था वो। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने, इंडियन साइंटिस्ट ने ये पाया है कि हम एक और बैक्टीरिया को उठाते हैं। ये बैक्टीरिया है आपका फ्रांसिसेला नोविसिडा। फ्रांसिसेला नोविसिडा से हम लोग अगर Cas9 डिराइव करते हैं, इसको हम लोगों ने बोला FN Cas9। अब ये जो FN Cas9 है ये बोल रहे हैं कि ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू Cas9। इसकी जो एफिशिएंसी है एग्जैक्ट पोजीशन पे कट करने की वो इससे कहीं ज्यादा है। इस चीज को प्रूव करके अब इसी चीज पर पेटेंट लेने की बात हो रही। तो ये पूरा आर्टिकल एक्चुअल में उसी की तारीफ कर रहा है बस, है ना, और कुछ इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये हमने समझ लिया। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोगों को दो आर्टिकल समझना है। एक तो ये आर्टिकल है टीचिंग कंप्यूटर्स टू फॉरगेट। भाई अब इंसानों को नहीं, हम लोग तो वैसे ही नेचुरली भूल जाते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर्स तो नहीं भूलते हैं। इनके अंदर कोई भी एक बार डेटा फीड हो गया तो भाई साहब ये फीड हो गया, फिर अब ये कुछ नहीं हो सकता है, डिलीट जल्दी नहीं होगा। डिलीट तो चलो हम लोग अपने कमांड पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन दबा सकते हैं, लेकिन अब ये अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जो चीजें इन्होंने हमारे इस पूरे डेटा से सीख लिया है उससे क्या होगा, अब इसको हम अनलर्न कैसे कराएंगे। इसी के लिए ये जो हमारे राइटर हैं नयन चंद्र मिश्रा, इनका कहना है कि अब हम लोग को मशीन अनलर्निंग पर फोकस करने की बात करनी है। मशीन अनलर्निंग क्या है? सबसे पहले तो इस आर्टिकल में कुछ भारी भरकम शब्द से शुरुआत हुई, जैसे मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स। तो डीप न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें हैं क्या? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है, क्या समझा सकते हो आप लोग? मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मशीन लर्निंग का मतलब क्या है कि अगर अभी के अभी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठो और आप 1000 फोटो निकालो, 1000 फोटो में आपने बोला कि भाई 500 चूहे की फोटो है और 500 बिल्ली की फोटो है, आपने सीधे अपलोड कर दिया उसको
और अपने कंप्यूटर से एक कमांड देके पूछा कि भैया मुझे 10 रैंडम बिल्लियों की फोटो निकाल कर दे दो, तो क्या आपका कंप्यूटर कर पाएगा? आंसर है नो, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे बिल्लियों के फोटो को कैट के नाम से सेव करके रखना पड़ेगा। कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, ऐसे कैट 500 तक जाए। माउस 1, माउस 2, माउस 3, माउस 4 करते करते माउस 500 तक चले जाएं। अब हम उससे पूछे कि भाई रैंडमली 10 कैट की फोटो देख लो, उसने नाम पढ़ा कि अच्छा कैट 1 से लेके 500 तक सारी बिल्लियां हैं, वो मैं कोई भी रैंडमली 10 दे देगा। ये मशीन लर्निंग है, बहुत ही सिंपल लर्निंग है। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि भाई एक सेट ऑफ डेटा है, ये तो मैंने बहुत सिंपल डेटा बताया आपको। अब मान लो ऐसे ही है कि मान लो कि हमारे क्लास में जो अभी सामने अभिषेक बैठ के हमारी ये क्लास देख रहे हैं, हाँ अभिषेक भाई तुम ही से बात कर रहे हैं। तो अभिषेक तुम बताओ जरा कि मान लो कि तुम्हारी 10th में मार्कशीट में मैंने देखा है और उसमें परसेंटेज आया था 85%। 12th के मार्कशीट में मैंने देखा परसेंटेज तुम्हारा 83% था, और ग्रेजुएशन के नाम पर जो तुमने बीटेक किया है उसमें तुम्हारा 78% रहा है। और इसके चलते जो तुम्हारी जॉब लगी है वो लगी है 12 लाख रुपए प्रति वर्ष। 12 LPA, 12 लाख पर एनएम की जॉब लग गई है अभिषेक की। अब सोचो कि 12 लाख पर एनएम की जॉब लगी है, और ऐसे ही मैंने सिर्फ अभिषेक का ही नहीं बल्कि इस क्लास में देख रहे राहुल, सोनिया, तान्या, सबका डेटा दे दिया। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना क्लास को, आप ही लोग का नाम लिया जा रहा है ना। तो आप लोगों का अगर डेटा मैंने ऐसा कम से कम ऐसे 1000 बच्चों का डेटा बना के मैंने एक कंप्यूटर में फीड कर दिया कि भाई साहब जब भी इनकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में जितना परसेंटेज आया उसके हिसाब से इनका इतना हमारा पैकेज लगने की बात हो रही है। तो अब मैं अगर 1000 डेटा के बाद 1001वां मतलब उसके बाद जो भी पहला डेटा मैं दूंगा उसको भी अगर सेम डेटा दूंगा मैं कि भाई ये देखो ये एक बंदा नया आया महेश, ये महेश भाई साहब क्या है, ये महेश भाई साहब के 10th में इतने थे, 12th में इतने थे, ग्रेजुएशन में इतने थे, बताओ कितने का पैकेज लग सकता है इनका। तो सेम डेटा वो मैनिपुलेट करके वो एग्जैक्टली बता देगा, है ना। तो ये मशीन लर्निंग है। लेकिन डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। यार डीप लर्निंग की मदद से आप किसी को अमिताभ बच्चन की वॉइस कॉपी करने के लिए बोल सकते हो, आप हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भोजपुरी गाना गवा सकते हो, है ना, आप कुछ भी करा सकते हो। दीज आर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में सिर्फ ऐसे चुनने मुन्ने डेटा को देके उसको सिखाने की बात नहीं हो रही, उसको एग्जैक्ट हूबहू कॉपी करने की बात कर रहे हैं हम लोग। और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डेटा है ना। हम लोग उसको सिखा रहे हैं कि देखो ये स्टॉप सिग्नल, हमारा जो रोड का सिग्नल होता है, ये कुछ ऐसा लाल रंग का बत्ती जलता है तो सिग्नल स्टॉप का मतलब है गाड़ी रोक देना, अगर ऑटोमेटिक कार ड्राइव कर रहा हूं मैं तो। अब ऑटोमेटिक कार ड्राइव करते हुए अब उसको पता नहीं, कहीं अगर इंडिया में चला रहा है तो रेड सिग्नल अलग जलते हैं, अगर दूसरे यूएस के कंट्री में चले गए तो वहां का ट्रैफिक रूल्स नियम अलग हो सकते हैं। तो हर जगह पर वो कैसे कैलिब्रेट करेगा कि यहां पर रुकना है हमें, तो वो सिखाने की बात होगी, तो वो डीप लर्निंग कहलाती है। ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? जो कि बहुत ही लार्ज चंक ऑफ डेटा से कोई भी चीजों को सीखते हैं, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी, जैसे कि हमारा गूगल का जेमिनाई, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पर वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लामा आया है, वो ये सारे के सारे क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। अब यहां पर एक और आर्टिकल था, एआई नीड्स कल्चरल पॉलिसीज नॉट जस्ट रेगुलेशन। ये भी द हिंदू का ही एक आर्टिकल है, 1 अगस्त का आर्टिकल है। उसमें ये बात बहुत साफ साफ बोली गई कि देखो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा कहां से ले रहा है? वही डेटा ले रहा है जो किताबों के तौर पर डिजिटल फॉर्मेट में हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। जितने भी पेपर पब्लिश होते हैं, जितने भी नॉवेल्स डिजिटली हमारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उन्हीं सब चीजों से सीखता है। क्या ये 100% डेटा है? बोला नहीं, 100% डेटा नहीं है भाई साहब ये। क्योंकि एक्चुअल में जो डेटा है, अगर आप यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री है इटली, अगर आप इटली में जाओगे और इटली का जो लाइब्रेरी है ना, वहां का जो लाइब्रेरी है इटली में, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में अगर आप एक के बाद एक किताब को खड़ी करके ऐसे ऐसे लगाते जाओगे तो बोला जाता है इतनी बड़ी लाइब्रेरी में इतनी ज्यादा किताबें हैं कि वो 1500 किलोमीटर तक लंबी चली जाएगी, है ना। इतनी सारी किताबों को कभी डिजिटली हम लोगों ने अपलोड ही नहीं किया। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, ह्यूमन जेस्चर्स होते हैं, हमारे अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारा अपना कल्चर होता है, इन सब चीजों से सीखते हैं हम लोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये सब चीजें तो मिल ही नहीं रही हैं। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि भाई साहब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रेगुलेशंस बना रहे हो ना, तो सबसे पहले ये भी समझो कि उसको कल्चरल और बेसिक डेटा की भी जरूरत पड़ेगी, तभी वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे पाएगा। और इसके एग्जाम्पल में इन्होंने बोला कि इटली में, और वैसे भी देखो आज के टाइम पर ये 1500 किलोमीटर लंबी जो किताब की मैं कतार बता रहा हूं, इसको डिजिटली अपलोड करना आज के टाइम पर उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही कितना सक्षम है। आप लोगों ने वो वीडियो शायद देखा होगा, उसमें अब जो चैट जीपीटी 4.0 आया है,
चैट जीपीटी 4.0 में एक इंसान ने उसने किताब दिखाई कि भाई साहब ये देखो चैट जीपीटी, उसमें कैमरा और वॉइस सब कुछ ऑन है। तो चैट जीपीटी को दिखाया कि ये कौन सी किताब है, तो उसने बताया कि भाई साहब ये किताब ऐसी ऐसी है, ठीक है, इस किताब के बारे में कुछ पता है? उसने बोला हाँ। उसने एक पेज खोला, पेज खोल के उसके सामने ऐसे बस रखा कैमरा के सामने, उसने बोला कि इस पेज में थोड़ा समरी में 1 मिनट के अंदर समझा दो क्या लिखा है। उसने विद इन 10 सेकेंड्स 1 मिनट की समरी तुरंत तुरंत बोल के बता दी कि इस पेज में एक्चुअल में राइटर क्या कहना चाहता है। तो आज के टाइम पर किसी भी किताब को डिजिटल कन्वर्जन में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। तो राइटर यही आह्वान कर रहे हैं कि भाई साहब रेगुलेशन बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ डेटा डिजिटली भी अपलोड करना स्टार्ट करो। ऐसी बहुत सारी एंसेस्टर्स या फिर एंसेस्ट्रल किताबें हैं हमारे पास जो कि शायद अभी भी चैट जीपीटी या फिर किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास में नहीं है, इससे वो ट्रेन नहीं हुआ है। तो ये तो एक आर्टिकल है। दूसरे आर्टिकल में इसका जस्ट ऑपोजिट बात हो रही है कि भाई साहब ये जो मशीन लर्निंग है ना, ये लोग कचड़ा सीख रहे हैं। कचड़ा सीखने का क्या मतलब है? देखो हमारे जो भी डेटास अवेलेबल हैं, हम लोग जो भी सोशल मीडिया पर डेटा अवेलेबल करते हैं, वो सबसे हमारा आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है। इसीलिए आर्टिकल में मिश्रा जी बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं डेटा पॉइजनिंग। डेटा पॉइजनिंग का मतलब है कुछ भी कचड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सीखते रहेगा तो एक टाइम ऐसा ही आएगा कि वो हमें कचड़ा ही देगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम लोग को इसीलिए इसको अनलर्न करा के सही तरीके से सिखाना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने बोला कि देखो एक और टर्म है, हम क्या करते हैं, हम इसका सारा डेटा डिलीट कर देते हैं और डिलीट करके एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं। उसको इन्होंने बोला डेटा प्रूनिंग कर सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर इन्होंने इस चीज को नकार दिया कि यार देखो डेटा प्रूनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और जितना डेवलपमेंट अभी आज तक हुआ है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। हम लोग फिर से 3-4 साल पीछे चले जाएंगे, वो नहीं कर सकते। तो इसके सोल्यूशन पे उन्होंने 3 अप्रोचेस दिए मशीन अनलर्निंग के। सबसे पहला है प्राइवेट, पब्लिक और इंटरनेशनल, ये 3 दिए है ना। पहला प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा इंटरनेशनल। प्राइवेट अप्रोच में इन्होंने बोला कि देखो प्राइवेट प्लेयर्स जितने भी हैं इनको वो बुलाते हैं डेटा फिड्यूशरीज। डेटा फिड्यूशरीज मतलब वो ऐसे बड़े जायंट कंपनीज जो कि डेटा के साथ करना क्या है और कैसे करना है वो डिफाइन करते हैं। तो उनका ये कहना है कि देखो जितने भी ऐसे डेटा फिड्यूशरीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने आप में इस मशीन अनलर्निंग, जैसे कि आईबीएम ने अभी हाल फिलहाल में इसको स्टार्ट भी कर दिया है, वैसे ही तुम लोग भी स्टार्ट करो और अपने अपने हिसाब से जितना तुम्हारे अंदर में डेटा आता है उसको तुम लोग क्लियर करके अब डेटा पॉइजनिंग को हटा के अब बिल्कुल क्लियर डेटा उसको दो, है ना, ताकि अच्छी अच्छी बातें उसको सीखने को मिले। ये डेफिनेटली एक ठीक ठाक मॉडल है और इनफैक्ट ये डुएबल भी है क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वगैरह चाहिए नहीं। जिसने जो डेवलप किया है उसी तरीके से वो उसको मेंड भी कर सकता है सिंपली। फिर दूसरा पब्लिक अप्रोच है। पब्लिक अप्रोच उन जगहों के लिए जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज जैसा हाल है, जहां पर गवर्नमेंट के पास में काफी ज्यादा पावर होती है और वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई साहब देखो ये मैंने रूल रेगुलेशन बना दिए हैं, डेटा फिड्यूशरीज जितने भी हैं उन सभी लोगों को अब ये नियम कानून फॉलो करते हुए मशीन अनलर्निंग को अप्रोच करना है। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ एक रूल रेगुलेशन ऐसा बना दें कि अच्छा जितने भी डेटा फिड्यूशरी हैं सबको मशीन लर्निंग करना जरूरी है ना, केवल एक नेसेसरी कंडीशन बना दें। तो भी वहां पर हार्ड एंड सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके हम लोग पब्लिक अप्रोच के थ्रू भी इसको लेके जा सकते हैं। और तीसरा है इंटरनेशनल अप्रोच। इंटरनेशनल अप्रोच इसलिए बोलता है क्योंकि बोलता है कि देखो मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भी चीज डेवलप होती है तो इट इज नॉट लोकली डेवलप्ड, वो ग्लोबली डेवलप्ड होती है। कुछ भी चेंज आता है तो वो ग्लोबल लेवल पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दिस कैन बी द बेस्ट अप्रोच जहां पर कोई बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इन्होंने एक नाम दिया है यहां पर इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जो है ये एक प्रकार का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब के फील्ड में अपनी राय या फिर अपने पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके पूरे दुनिया भर में बांटता है कि ये यूनिवर्सल लॉज बना सकते हो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और वो मशीन अनलर्निंग को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो यही आर्टिकल था पूरा अपना इससे रिलेटेड। हमारा अगला छोटा सा आर्टिकल है एरियल। शुरुआत में जो राइटिस्ट है ना, राइटिस्ट बोल रहा हूं, जो राइटर है, शुरुआत में जो राइटर है वो ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई साहब ये देखो कि बहुत सारे हम लोग को अमेजिंग चीजेस मिले हैं, बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे टाइटन के ऊपर हम लोग को एटमॉस्फेयर दिखता है। हमारा ट्रिटॉन जो है वो आपके नेपच्यून का एक मून है और बोला जाता है कि नेपच्यून का जो ये मून ट्राइटन है वो कभी कभी प्लूटो के साथ ही मस्त घूमता टहलता था। वो तो बाद में ये कूपर बेल्ट में था, लेकिन बाद में नेपच्यून और ट्रिटन के ग्रेविटेशनल पुल से ये ट्रिटन बाद में नेपच्यून का मून बन गया। और जो ये ट्रिटन है ये इकलौता ऐसा मून है जो कि
रेट्रोग्रेड ऑर्बिट करता है, मतलब कि अगर इसका प्लैनेट रोटेट कर रहा है, ये क्या हो गया, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो ये भाई साहब उसका चक्कर लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, मतलब ये रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे जबकि प्लैनेट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में करना, है ना। तो ये अपना अपना मून नहीं करता, अपना सही है ना। तो ये ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे रीजंस। अब जो एक नया आर्टिकल आया वो एरियल से रिलेटेड है, एरियल पे हम लोग को फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का साक्ष्य मिला है, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारा है उसने खोजा है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि इस वाले रीजन पर देखो, ये जो आपको ऐसी धाराएं दिख रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी के बहने से ही आ सकती हैं, तो पानी के बहने से नहीं या फिर किसी भी लिक्विड पदार्थ के बहने से आ सकती हैं। तो यहां पर हम लोग ये बोल रहे थे कि यार एक बात बताओ कि नेपच्यून तो बड़ा दूर है, सॉरी यूरेनस तो बड़ा दूर है, यूरेनस का मून है ये एरियल, है ना। तो यूरेनस का ये जो मून है तो बहुत दूर हो गया सन से, वहां पर तो टेम्परेचर बहुत कम होगा यार, माइनस में पता नहीं कितना चला जाएगा। वहां पर अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कैसे मिल रहा है, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। देखो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप रखोगे तो वो तुरंत के तुरंत क्या करेगा, सब्लिमेट करके गैस में बदल जाएगा। तो एरियल पर ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। इसके पीछे उन्होंने दो मेजर रीजन बताए। देखो बोले कि देखो दो चीजें हो सकती हैं, पहला ये कि जो एरियल है इसका सरफेस टेम्परेचर कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस हो अभी के कॉन्टेक्स्ट में, तब इतने ठंडे जगहों पर वो -78 डिग्री से थोड़ा सा और पहले ही मेंटेन करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा वहां पर, नहीं तो फिर तो वो सब्लिमेट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में बदल जाएगा। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या है कि वो उसके बीनीथ द सरफेस कार्बन डाइऑक्साइड के रॉक्स के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का ओशियन हो, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में पाया जाता हो, तो जितना भी वो सब्लिमेट करता है वो रॉक के थ्रू फिर से सॉलिड फॉर्म में ऊपर आ जाता है, फिर वो सब्लिमेट करता है नीचे से और सॉलिड फॉर्म में आता है। तो इसलिए सॉलिड फॉर्म में CO2 मिलने के यही दो रीजन है। पहला वाला तो देखो पॉसिबल नहीं है कि उसका सरफेस टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो, 18 डिग्री सेल्सियस तो यार अपने अर्थ का नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है अर्थ का, है ना, उसका तो यार माइनस में ही होगा फॉर श्योर। तो इसीलिए पहला रीजन तो नहीं, दूसरा रीजन इसीलिए इसको क्लियर करते हुए ये बोलते हैं क्या ये दूसरा वाटरी मून है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ यहाँ पर अब और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो पता चलेगा थोड़ा इसके लिए भी। अब अगला आर्टिकल हमारा स्कैम से रिलेटेड है। क्या है भाई साहब ये स्कैम, क्या चीज है ये स्कैम, समझते हैं। स्कैम जो है वो बेसिकली कॉलर आईडी स्पूफिंग से रिलेटेड है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब दिमाग घूम गया है हमारा, कॉलर आईडी स्पूफिंग प्लीज बंद करवा दो, सरकार से निवेदन है। सरकार अफलातून टाइप के आर्टिकल्स लेके आ रही है, जैसे कि जून 2026 में 26 जून 2024 में एक अभी हाल फिलहाल में हमारे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में एक बदलाव लेकर आते हैं, पार्शियल चेंज या फिर आप बोल सकते हैं कि पार्शियल नोटिफिकेशन आता है, पार्शियली नोटिफाइड ऐसा लिखा हुआ है कि द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 विच वाज पार्शियली नोटिफाइड ऑन 26 जून। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इन्होंने बोला यूनियन गवर्नमेंट ने कि भाई साहब जब भी इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा तो हमारे पास फुल पावर है। इसके सेक्शन 20 में उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास फुल पावर है कि हम लोग कभी भी आपके जो भी प्राइवेट रेगुलेटरीज होंगे ना, जैसे मान लो कभी एयरटेल है, रिलायंस है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आएगा तो ये पूरा का पूरा जो आपका नेटवर्क सिस्टम है ये हमारे अंडर में आ जाएगा, मतलब हम ऑपरेट करने लगेंगे इसको, है ना। तो ये बड़ा ही हम लोग को लगा कि यार तानाशाह टाइप का ये तो मॉड्यूल बन गया। तो इसी के अगेंस्ट वो बताते हैं, है ना, टेम्पररी पोजीशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब तक इमरजेंसी होगा तब तक ये पोजीशन होगा, इमरजेंसी हटी तो वापस से जिसकी कंपनी थी उसको दे दी जाएगी, लेकिन उस इमरजेंसी ड्यूरेशन में गवर्नमेंट खुद ये कंट्रोल करेगा नेटवर्क को। तो ये तो गड़बड़ बात है ना। और इसीलिए हम लोग इसको यहां पर बोल रहे हैं कि ये तो देखो बड़ी बड़े चेंजेस आप कर दे रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉलर आईडी स्पूफिंग सबके पास आता है यार, आपके पास भी आता होगा, +1 करके आता होगा, कभी कभी हमारे लोकल कॉल्स भी आते हैं। तो इनका ये बोलना है कि यार ये जो कॉलर आईडी स्पूफिंग है, ये स्पूफिंग को बंद क्यों नहीं कर देते। ये जो अलग अलग नंबर से कॉल आते हैं ना हमारे पास, स्कैम वाले कॉल जो होते हैं कि आपका लोन 2 लाख का लग गया है, अरे जो पिछले सालों में आपने कभी लोन लिया था उसके 2 लाख रुपए एडवांस इंटरेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, आप इस लिंक पर क्लिक कर दो। ऐसे जितने भी स्पूफिंग होती हैं, इन सब चीजों से बचने के लिए ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ था। और इस स्पूफिंग से ना बेसिकली किसी को फायदा नहीं होता यार। देखो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसको लॉस होता है ना। दूसरी चीज
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बाद जो यूजर होते हैं जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में गलती से पकड़े जाते हैं, मतलब उसके आगोश में आ जाते हैं, उनका अपना लॉस होता ही होता है, उनके पैसे गायब हो जाते हैं। तीसरा, जो आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसका भी समय जाया होता है इन सब चीजों को सॉल्व करने में, है ना, तो सबका लॉस ही लॉस है इसके लिए। तो स्कैम कॉल्स को तो हम लोग को ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। इनका कहना है कि देखो एक सिस्टम है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, सीएनएपी। सीएनएपी सिस्टम एक्चुअल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की बात भी की गई थी। इसमें क्या कहना होता है कि भाई साहब आप केवाईसी करवाओ सभी का। जैसे मान लो मैं जब अपने नंबर से केवाईसी करूंगा तो मैं जब भी सिम लूंगा तो मेरे केवाईसी के नाम पर इस जो भी मेरा सिम है मान लो उस सिम पर शिवम यश लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, केवाईसी डन है मेरी। तो अब मैं कभी भी किसी को भी कॉल करूंगा जिसके पास मेरा नंबर नहीं है तो उसको ऑटोमेटिक शिवम यश के नाम से ही कॉल जाएगा। मेरा नंबर भी दिखेगा लेकिन शिवम यश भी लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि जो अभी आप लोग ट्रू कॉलर पर काम करते हो, ट्रू कॉलर पर लेकिन देखो रेगुलेशंस नहीं है, ट्रू कॉलर रेगुलेशंस के आगोश में नहीं आता है, उसके अंदर में नहीं आता है। मनमानी कुछ भी, मैं अपना नाम जेम्स बॉन्ड रख दूंगा तो बाकी सबको जेम्स बॉन्ड दिखने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि रेगुलेशंस नहीं है। तो इसीलिए आप सीएनएपी को ई केवाईसी से लिंक करो या केवाईसी से लिंक करो और फिर इसको चलाओ, और सबके पास जो भी अननोन नंबर से कॉल जाती है ना उनको पता होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, ये कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी, CLI। कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी का मतलब यह है कि बहुत ही इजी है किसी भी ऑपरेटर को यह बता पाना कि ये जो कॉल आ रहा है ये किस लाइन के थ्रू आ रहा है। अब देखो वैसे तो हमारे यहां पर हमारे कंट्री में ऐसे स्पूफिंग्स नहीं होते हैं, मतलब कि हमारे यहां पर दूसरे तरीके से IVR वाली कॉल्स आती होंगी आपको, लेकिन ये +1 बना के लिखने वाला ये सब तो दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में अलाउड है ना। वहां की कंट्रीज पे वहां पर वो लोग पॉलिसीज खरीदते हैं और उस नंबर से फिर पूरे देश भर में क्या पूरे विश्व भर में कॉल कर सकते हैं कहीं पर भी। तो इस तरीके से उसको किल करना है, उसके रूट को पकड़ना है, तो ये कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी है, किस जगह से कॉल आ रही है पकड़ा जाएगा और उसके बाद वहीं पर उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो जितने भी ऐसे इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनको भी ब्लॉक किया जा सकता है। यही पूरा आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है हमें। तो कॉलर आईडी या फिर कॉलर आईडी स्पूफिंग, ये राइटर यही बोलना चाहते हैं कि भाई साहब इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहां पर ये सब जो लॉस वगैरह बना रहे हैं ये सब ठीक है, चलो बात की बात है, इस पर डिस्कशन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था ये, है ना। लेकिन उसके बाद ये सारे जो पूरी जनता परेशान है, इससे हर एक इंसान परेशान है, इसके लिए एक लॉ तो बनना चाहिए। और सीएनएपी को ये बोल रहे हैं कि यार आप प्लीज ये सीएनएपी जो है ना इसको आप इंप्लीमेंट करा दो, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करा दो, कैसे भी करा दो, ये यूनिवर्सली सही है, सबके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करा दो। यही राइटर का कहना है। तो ये पूरा आर्टिकल था बच्चों, इसका पीडीएफ आपको देखो यहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, बस अभी तुरंत के तुरंत। और आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग जरूर से इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मुझसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। और इस पूरे सेशन से रिलेटेड मैं कई सारे क्वेश्चंस पोस्ट करने वाला हूं जल्द ही, तो आप इन सभी को अटेंड करके देखिएगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये सारे आर्टिकल समझे हैं। तो मिलते हैं वापस से एक नए डिस्कशन के साथ अपने साइंस वीकली सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।